इंटरवेंशन किए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर इंडिविजुअल नर्सिंग, हो सकता है पेशेंट को उसके हेल्थ स्टेटस के अकॉर्डिंग और भी नर्सिंग इंटरवेंशन की ज़रूरत होगी, फिर हम लोग क्या करते हैं वो सारे इंटरवेंशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। फिर सेटिंग प्रायोरिटीज़, अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपको प्रायोरिटीज़ कैसे बनाने हैं। ठीक है। तो अभी पढ़ाते हैं, अभी मैं आपको पढ़ा देती हूँ। आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है आज। आपको अपने पेशेंट का प्रायोरिटी नीड्स 5 प्रायोरिटी नीड्स आज बना करके मुझे भेजेंगे आप सभी। सेटिंग प्रायोरिटीज़ क्या होता है, तो नर्सिंग बिगिन प्लानिंग बाय डिसाइडिंग विच नर्सिंग डायग्नोसिस रिक्वायर अटेंशन फर्स्ट विच सेकेंड एंड सो ऑन। तो प्रायोरिटीज़ क्या हो, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास ब्लीडिंग वाला पेशेंट आया है, तो सबसे पहले आपको अपने पेशेंट का प्रायोरिटी नीड्स डिसाइड करना है। तो क्योंकि आप एजुकेट नर्स हैं, आपको पता होगा कि आपके पेशेंट क्या प्रायोरिटी नीड क्या है। हो सकता है आप एक्सपीरियंस ना हो, पर आप पढ़े लिखे एक प्रोफेशनल नर्स हैं, तो आप अपने माइंड में पहले से ही सेट कर सकते हैं कि आपके पेशेंट को प्रायोरिटी नीड क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास अगर आपके पास एक एक्सीडेंट वाला पेशेंट आ रहा है, उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो आप पहले उसको जा करके उसका कंफर्टेबल पोजीशन नहीं प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका अगर आप देख रहे हैं उसका ब्लड लॉस हो रहा है, एक्सेस अमाउंट में ब्लड लॉस हो रहा है, तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी नीड है कि आप अपने पेशेंट का ब्लड लॉस होना क्या करेंगे, रोकेंगे। ठीक है। फिर आप सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया कि सेकंड क्या करेंगे, आपके पेशेंट को चोट लगी है, उसको पेन हो रहा होगा, तो आप क्या करेंगे, फिर उसको पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, उसका पेन मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है। थर्ड क्या करेंगे, आप उसका फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेंगे, क्योंकि अगर पेशेंट की बॉडी से एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड लॉस हो जाएगा तो पेशेंट का शॉक में जाने की संभावना हो सकती है। तो इस तरीके से आप प्रायोरिटी नीड क्या करेंगे, सेट करेंगे और उसके ऊपर क्या करते हैं, आप पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं। तो प्रायोरिटी नीड के लिए एक मार्शल हिरार्की ने पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग क्या दिए हैं, उन्होंने एक पिरामिड दिए हैं। आपको ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मार्शल और हिरार्की का पिरामिड लिखिए, तो आपको ये जो मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको ये लिखना पड़ेगा, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपके लाइफ टाइम तक आपको ये काम आएगा। ठीक है। ये पिरामिड आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको एग्ज़ाम में आता है मार्शल और हिरार्की के नियम लिखिए, तो आपको ये पिरामिड बनाना पड़ेगा, एज इट इज़ बनाना पड़ेगा और ऐसे ही इसमें लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल नीड, नीचे से स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट होता है किसी भी पेशेंट का फिजियोलॉजिकल नीड क्या होता है, फर्स्ट होता है। सेकंड होता है उसका सेफ्टी और सिक्योरिटी। थर्ड होता है बिलोंगिंगनेस एंड लव एंड नीड्स। फोर्थ होता है स्टीम नीड, सेल्फ स्टीम नीड एंड फिफ्थ होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो फिजियोलॉजिकल नीड, जैसे किसी भी पर्सन को सबसे पहले क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है। किसी भी एक नॉर्मल इंडिविजुअल को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। तो वो क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड है। उसको फूड चाहिए जिंदा रहने के लिए, वाटर चाहिए, ठीक है, वार्म चाहिए, रेस्ट चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए उसको, ये सारे इसके क्या है, उसके बेसिक नीड हैं। ठीक है। रहने के लिए घर चाहिए, तो ये सारे उसके क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड हैं। फिर क्या चाहिए उसको, सेफ्टी और सिक्योरिटी। सेफ्टी और सिक्योरिटी, जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर उसको सिक्योरिटी चाहिए ना। अगर हम घर बना के रहते हैं तो हमारे पास क्या है, एक सिक्योरिटी है। हम ओपन स्पेस पे तो नहीं रहते हैं। अगर हम ओपन स्पेस में रहेंगे तो हमको डर लगेगा कि हमको कोई आके मार देगा, अचानक से हमको कोई लूट के चला जाएगा, हमको कीड़े मकोड़े से डर रहेगा, जंगली जीव जंतु से डर रहेगा। पर अगर हम अपने घर में हैं तो हम क्या है, एक सेफली रहते हैं ना, हमारे पास सिक्योरिटी है, हम लोग चार दीवारी के अंदर में रहते हैं। ठीक है। तो किसी भी पर्सन को नॉर्मल लाइफ जीने के लिए सबसे पहले उसको फिजियोलॉजिकल नीड चाहिए होती है, रोटी कपड़ा मकान। सेकंड चाहिए रहता है उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी। ठीक है। ये होता है उसका बेसिक नीड। फिर थर्ड पिरामिड क्या है, लव एंड बिलोंगिंगनेस चाहिए होती है। ठीक है।
अगर हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं और हम पूरे लाइफ टाइम अकेले रह सकते हैं क्या? नहीं। एक जो पर्सन अकेला रहता है, जिसकी एक फैमिली नहीं होती है, वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है। तो हमको हमारे आसपास हमारे मम्मी पापा चाहिए, हमारे भाई बहन चाहिए, हमारे फ्रेंड चाहिए। तो अगर हमारे पास हमारी फैमिली पर हमारे पास फ्रेंड नहीं तो भी हम अकेला महसूस करेंगे। अगर हमारे पास फ्रेंड है और हमारे पास फैमिली नहीं है तो भी हम क्या करेंगे, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। ठीक है, तो हमको हमको हम जैसे हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, हमको एक सोसाइटी में रहने के लिए एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमसे लोग प्यार करें, हम भी किसी से प्यार करें। तो एक नॉर्मल ह्यूमन जो बीइंग होते हैं, उनकी एक क्या होती है, एक नीड होती है लव और बिलोंगिंगनेस की। तो ये क्या होती है, उसकी साइकोलॉजिकल नीड रहती है। ठीक है, जो हमको साइकोलॉजिकली हेल्दी बना के रखता है। फिर उसको चाहिए रहता है सेल्फ स्टीम चाहिए रहता है। सेल्फ स्टीम कैसे चाहिए रहता है? अगर हमको लव मिल रहा है, सब चीज़ मिल रहा है, पर हमारा कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, हमारा डिसीजन कोई मानता नहीं है, हमारा ओपिनियन कोई लेना नहीं चाहता है, तो ये क्या है, हमको अच्छा नहीं लगता है। ये हमारे ईगो को, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को ये ऐसा क्या करता है, ये ठेस पहुंचाता है। तो सेल्फ स्टीम सबको चाहिए होता है। ठीक है, कि वो सबको चाहिए होता है कि लोग उनका रिस्पेक्ट करें। ठीक है, अगर आपके छोटे भाई बहन आपका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो आपको कितना ख़राब लगता है ना। वैसे ही हर एक इंडिविजुअल को एक क्या चाहिए होता है, एक सेल्फ स्टीम होता है, उसको अपने लिए रिस्पेक्ट चाहिए होता है। फिर होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में बोल रहा है अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटी। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में अगर हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो हम 4 लोगों के बीच में बैठते हैं, तो हमारा ओपिनियन हम किसी से शेयर करते हैं, कोई हमारा ओपिनियन मानता है, तो वो होता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ स्टीम ये होता है कि हमको हमारा रिस्पेक्ट चाहिए रहता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में हम लोग अपना थॉट एक दूसरे से शेयर करते हैं। ठीक है, हमारा ओपिनियन हम एक दूसरे को बता सकते हैं। तो ये जो पिरामिड है, ये नीचे से ऊपर जाता है, और एक नॉर्मल ह्यूमन पर्सन को मेंटली और फिजिकली हेल्दी बनाने के लिए ये पिरामिड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो जब कभी आप नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे तो आपको नीचे से स्टार्ट करना है। जैसे आपको अपने पेशेंट को पहले फिजियोलॉजिकल नीड प्रोवाइड करना है। जैसे कि मैंने बताया, आपके पास एक्सीडेंट वाला पेशेंट आया था, तो उसको हो सकता है उसको ब्लीडिंग हो रही थी, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्लड को बहना रोकेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर फिजियोलॉजिकल नीड में लिखा है रेस्ट, क्योंकि उसको पेन हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। फिर उसको वाटर चाहिए। ठीक है, उसकी बॉडी से एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे, वाटर मतलब फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड करेंगे। फिर क्या करेंगे, आप उसको फूड प्रोवाइड करेंगे। अगर पेशेंट को फूड नहीं प्रोवाइड करना है तो आप उसको फूड प्रोवाइड नहीं करेंगे। फिर आपको क्या करेंगे, उसको एक कंफर्टेबल पोजीशन और एक हाइजीन पहले, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, पेशेंट का ड्रेसिंग करेंगे, उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, ये भी क्या आएगा, उसका फिजियोलॉजिकल नीड आएगा। फिर उसके बाद सेकंड में क्या देखेंगे, आपका जो पेशेंट है, हो सकता है वो हॉस्पिटल में आया है, तो उसको जो हॉस्पिटल है वहाँ के लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, आप सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। उसको बताएंगे कि आप हॉस्पिटल में हैं, आपका जो देख रेख कर रहे हैं वो एक अच्छे ग्रेजुएट डॉक्टर हैं, तो वैसे में क्या लगेगा उसको कि हाँ, मैं अच्छी जगह पे हूँ, मुझे अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी। तो उसको क्या लगेगा, सेफ्टी और सिक्योरिटी लगेगा। उसको ऐसा नहीं लगेगा कि वो अचानक से किसी सरकारी हॉस्पिटल में आ गया है, लोग उसका ट्रीटमेंट करेंगे, वो अनस्टेराइल अनहाइजीनिक टेक्निक से करेंगे और उसको कुछ भी हार्म हो जाएगा। ठीक है, तो पेशेंट के पास सेफ्टी और सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। फिर उसके बाद पेशेंट को आप सेफ्टी सिक्योरिटी तो दे दिए, पर एज अ नर्स आप उससे क्या अच्छे वे में नहीं बात कर रहे हैं, आप उससे IPR मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो उसको लव और बिलोंगिंगनेस मिल पाएगा क्या, नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर पेशेंट का क्या हो जाएगा, आपने जो केयर प्रोवाइड करना था वो आपने नहीं किया, तो पेशेंट का यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका साइकोलॉजिकल जो नीड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपको अपने पेशेंट को क्या करना है, उसके साथ एक अच्छा IPR मेंटेन करना है। ठीक है,
फिर उसके बाद आपको क्या करना है, पेशेंट को सेल्फ इस्टीम भी प्रोवाइड करना है, ठीक है, पेशेंट को रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना है, फिर पेशेंट से प्रॉपर कम्युनिकेट करना, उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी प्रोवाइड करना है। तो इस तरीके से हर पेशेंट का जो भी पेशेंट का जो भी डिजीज़ रहेगा उसके बेस पे आपको, इस मार्शल लॉ हिरार्की के बेस पे आपको अपने पेशेंट का नर्सिंग केयर प्लान रेडी करना है। इसके बेस पे आप अपने पेशेंट का पहले प्रायोरिटी नीड बनाएंगे और प्रायोरिटी नीड के आधार पे आप अपने पेशेंट का नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे। फिर इस्टेब्लिशिंग क्लाइंट गोल एंड डिज़ायर आउटकम। फिर आपको क्या करना है, आपने जितने भी इंटरवेंशन बनाए हैं अब आपको उसका क्या करना है, गोल और डिज़ायर आउटकम क्या करना है, प्रायोरिटी बेस के आधार पे आपको क्या करना है, डिसाइड कर लेना है। फिर नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, अ नर्सिंग इंटरवेंशन इज़ एनी ट्रीटमेंट दैट अ नर्स परफॉर्म टू इम्प्रूव पेशेंट हेल्थ। तो एक क्या है, नर्सिंग इंटरवेंशन एक ट्रीटमेंट है जिसको एक नर्स परफॉर्म करती ताकि वो अपने पेशेंट का हेल्थ स्टेटस क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। फिर टाइप ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन, इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन, डिपेंडेंट इंटरवेंशन और कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन। तो इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन जो नर्स अपने पेशेंट को देखी, उसको देखने के बाद वो ऑब्जर्व कर ली कि आपको उसको अपने पेशेंट को क्या क्या केयर प्रोवाइड करना है, ये होता है इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन। डिपेंडेंट इंटरवेंशन, फिजिशियन आए, उन्होंने देखा पेशेंट को और उन्होंने लिखा कि आपको आपके पेशेंट को मेडिसिन एडमिनिस्टर करना है, कैथेटर लगाना है, राइस ट्यूब लगाना है, ब्लड चढ़ाना है। तो जो फिजिशियन ने लिखा है उस केयर को आपने पेशेंट के ऊपर अप्लाई किया है, वो होता है डिपेंडेंट इंटरवेंशन। फिर है कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन। कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन आर एक्शन दैट अ नर्स कैरी आउट इन कोलैबोरेशन विद अदर हेल्थ टीम मेंबर। तो कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन क्या है, जो नर्स एक परफॉर्म करती है विद अदर हेल्थ टीम मेंबर, मतलब अदर टीम मेंबर के साथ मिलके जो वो केयर परफॉर्म करती है उसे हम बोलते हैं कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन। फिर राइटिंग इंडिविजुअलाइज नर्सिंग इंटरवेंशन। फिर नर्स क्या करती है, आफ्टर चूजिंग द अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन द नर्स राइट दैम ऑन द केयर प्लान। फिर वो क्या करती है, उसने क्या किया, इंटरवेंशन चूज़ किया, फिर उसको क्या करती है, वो उसको नर्सिंग केयर प्लान उसका बनाती है। तो नर्सिंग केयर प्लान इज़ रिटन और कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट केयर। तो नर्सिंग केयर प्लान क्या है कि नर्स ने जो जो काम किए हैं वो रिटन फॉर्म में या फिर कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन रहता है जो डॉक्यूमेंट हुआ है उसे हम बोलते हैं नर्सिंग केयर प्लान। फिर इम्प्लीमेंटेशन कंसिस्ट ऑफ डूइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द एक्टिविटीज़। इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि जो भी हमने प्लानिंग की है उसे हमने अब डन कर दिया है, मतलब पेशेंट के ऊपर हमने अप्लाई कर दिया और हमने उसको डॉक्यूमेंट कर दिया है। द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूड इम्प्लीमेंटिंग द नर्सिंग इंटरवेंशन। हमने जितने भी प्लानिंग किए थे उसको हमने इम्प्लीमेंट किया है, मतलब कर दिया है, और डॉक्यूमेंटिंग नर्सिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद हमने जितने भी नर्सिंग एक्टिविटीज़ किए हैं पेशेंट के ऊपर, हमने हर एक चीज़ को ट्रूली डॉक्यूमेंट कर दिया है। ट्रूली डॉक्यूमेंट किया है मतलब जैसे हमने परफॉर्म किया है एज इट इज़ हमने उसे वैसे ही डॉक्यूमेंट किया है, कुछ भी उसमें फेरबदल नहीं किया है। फिर एट द लास्ट है इवॉल्वेशन। इवॉल्वेशन इज़ अ प्लान्ड ऑनगोइंग पर्पसफुल एक्टिविटी इन विच द नर्स डिटरमाइन द क्लाइंट प्रोग्रेस टुवर्ड अचीवमेंट एंड गोल आउटकम्स द इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग केयर प्लान। तो इवॉल्वेशन क्या है कि नर्स ने जितने भी केयर किए हैं उसके बाद पेशेंट का प्रोग्रेस क्या है वो उसको इवॉल्वेट करती है और अपने नर्सिंग केयर प्लान जितने भी नर्सिंग उसने केयर अप्लाई किए हैं पेशेंट के ऊपर उसका इफ़ेक्टिवनेस देखती है कि कितने अच्छे तरीके से उसका जो केयर है वो पेशेंट के ऊपर काम किया है। इसे हम बोलते हैं इवॉल्वेशन। द इवॉल्वेशन इंक्लूड कंपेयरिंग द डाटा विद डिज़ायर्ड आउटकम। तो वो क्या करती है, जो उसने आउटकम पहले सोचा था, गोल में उसने सोचा था, तो आउटकम इवॉल्वेशन में वो उसको कंपेयर करती है क्या उसने वैसे ही रिज़ल्ट पाया है। फिर कंटिन्यू एंड मॉडिफाई। फिर उसके बाद क्या करती है, अगर उस वैसा डिज़ायर आउटकम पाती है तो फिर वो दूसरे पेशेंट के दूसरे प्रॉब्लम के ऊपर अपना फोकस करती है। अगर उसने डिज़ायर आउटकम नहीं पाया है तो वो क्या करती है, कंटिन्यू केयर प्रोवाइड करती है, अपने केयर को मॉडिफाई करती है। फिर उसके बाद क्या करती है, उसके बाद केयर प्रोवाइड करने के बाद वो टर्मिनेट करती है अपने नर्सिंग केयर को पेशेंट के ऊपर। मतलब उसने मॉडिफाई किया, फिर उसके बाद फिर उसने इवॉल्वेट किया, फिर एट द लास्ट वो उस केयर को
टर्मिनेट करती है, मतलब उस केयर को ख़त्म कर देती है। फिर वो दूसरे प्रॉब्लम के ऊपर क्या करती है, फोकस करती है, जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में स्टे करता है। सो स्टूडेंट, योर टॉपिक इज़ ओवर।